नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार थम चुका है। 19 अप्रैल को जो मतदान होने उसका प्रचार प्रसार यह थम चुका है। 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए यह मतदान होना है और बूथ पर भेजी गई है पोलिंग पार्टियां। कई जगहों पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च भी हुआ ताकि शांतिपूर्वक तरीके से आम जनता अपने वोट डाल सके। लेकिन आपको बता दें कि अब तक जो प्रचार प्रसार का जो शोरगुल था उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है और उससे पहले जो प्रचार प्रसार हो रहा था वो अब थम चुका है। और यह फ्लैग मार्च की तस्वीर आपके सामने है। इसका मकसद यही है कि लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करें। और इससे पहले हमने वो देखा कि किस तरह से तमाम पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार हो रहा था। डोर टू डोर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, आम जनता के मन को टटोलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पहले फेज में जो वोटिंग होनी है उसका प्रचार प्रसार यह थम गया है और शाम 5 बजे ही यह प्रचार प्रसार थम गया था। और पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना कर दी गई हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। कुछ ऐसी जगहें जहां पर बहुत सेंसिटिव जिनको माना जाता है वहां पर यह फ्लैग मार्च हुआ है ताकि लोगों को एक संदेश दिया जा सके, लोगों को एक मैसेज दिया जा सके कि वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत सहज होकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। तो 19 अप्रैल का यह दिन होगा जब पहले फेज का ये वोटिंग होनी है। और देखिए 4 जून को सभी फेजेस में जो चुनाव होने उसका रिजल्ट भी 4 जून को आ जाएगा। तो 7 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल को पहले फेज में चुनाव होगा और इससे पहले प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब जो है वो प्रचार प्रसार थम गया है। और पहले चरण की जो सीटें हैं, सहारनपुर है, पीलीभीत है, कैराना है, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। मुजफ्फरनगर भी इसमें शामिल है और ये तमाम सीटें, बिजनौर की सीट भी इसमें शामिल है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, पहले फेज में जो वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार का जो शोरगुल है वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। हमने वो तस्वीरें देखी जब डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही थी, तमाम पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही थी। फिलहाल अभी किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रचार प्रसार तो थम गया है? जी सचिन, बिल्कुल आपको बता दूं, पीलीभीत में जो प्रचार प्रसार बिल्कुल पूर्ण रूप से थम गया है। यहाँ पर प्रशासन अलर्ट है यहाँ पर और तरह तरह की फोर्स भी लगाई गई है। और यहाँ पर कल जो है पीलीभीत से जो है पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना कर दी जाएंगी। जहां जहां बूथ बनाए गए वहां पर पोलिंग पार्टियां कल रवाना कर दी जाएंगी। और जो है यहाँ पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम है और अधिकारी है उनका पूरी निगरानी है कि कोई यहाँ पर जो है किसी प्रकार का प्रचार ना कर पाए, किसी प्रकार कोई लालच ना दे पाए। तो इसलिए पुलिस भी फ्लैग मार्च कर रही है और अधिकारी भी जो है लगातार, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, वो लगातार निगरानी रख रहे हैं। जी सचिन। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके पास में आऊंगा। पवन अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। पवन, धरातल पर अब किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा बहुत शोरगुल था, प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर चल रहा था और तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। लेकिन अब 5 बजे के बाद बिल्कुल शांत प्रचार प्रसार, एकदम से इस पर अंकुश लग चुका है। धरातल पर किस तरह की फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मैं आपको बता दूं, 7 बजे चुनाव प्रचार का जो वक्त था उसका है। अब जो भी प्रचार को बीजेपी प्रत्याशी लोकदल कर्तव्य मिलेंगे, लोगों के बाजी आ रहे हैं। वैसे पहले चुनाव कार्यालय पर दोनों लोग मौजूद है और लोगों का धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। तो सबसे मजबूत करेंगे 5 बजे के बाद से अब पुलिस और प्रशासन की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। 7 घंटे है मतदान के लिए। इसमें अब हर जो मतदाता है वो वोट डालने के जाएगा उन सवाल को, और जो प्रत्याशी है जो कहीं ना कहीं जो इससे नाराज है मतदाता या जो इसके पार्टी के लोग नाराज है, उसको मनाने के लिए घर घर जाकर ये समझाएगा भी, उनसे बात भी करेगा। और इसको साइलेंट चुनाव प्रचार कहते हैं, जो रात को होता है प्रत्याशी करते हैं। तो आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव प्रचार का कम हो गया है, 48 घंटे पहले ये रुक जाता है। तो अब इससे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की हो जाती है। और रही बात मतदान की, तो उन्हीं का पहल जो मतदान होने वाला है, पोलिंग पार्टियां कल मुजफ्फरनगर को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी रवानगी के लिए। यहाँ पर 5 हजार के करीब पुलिस प्रशासन पुलिस मौजूद है और सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, पीएससी सहित कई बड़ी कंपनियां यहाँ पर मौजूद है, जो चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तैयार रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी अब विधानसभा मतदान में।
और लगातार पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि मतदान करें, और कहीं भी कोई अगर उपद्रव फैलाता है, बलवा करता है या लोगों को भड़काता है या मतदाता को पीटने की बात करता है, तो उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने जाएगा। सचिन बिल्कुल पवन, लेकिन इस बार का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट है, जिसको इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ जो एनडीए है वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन धरातल पर अगर हम उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। फिलहाल जो जमीनी स्तर पर हम बात करें तो लोगों में किस तरह का उत्साह है इस चुनाव को लेकर, और हालांकि विधानसभा चुनाव से बहुत हटकर तमाम मुद्दे होते हैं लोकसभा के, और सीधा का सीधा ये प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव है, लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? अभी मैं आपको बता दूं, आरएसएस एक बड़ी जो संगठन है, जिसके लोग प्रचार प्रसार के लिए हमारे बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अभी तक देखने में आया है कि मुजफ्फरपुर के अंदर आरएसएस जो है वो साइलेंट मोड पा रहा है। जिसका कहीं भी कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता कार्यकर्ता या अन्य जो उसके पदाधिकारी होते हैं, कहीं भी चुनाव प्रचार में हो तो लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों जागरूक करते हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार ने 400 पार का नारा दिया है, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है, जहाँ 80 सीटों पर चुनाव होगा। पहले मतदान में पहले चरण में यहाँ 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तो 80 सीटें एक मायना रखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर 80 सीटों पर जीतकर यहाँ से बीजेपी जाती है तो शायद ये 400 का आंकड़ा पार कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मुजफ्फरनगर में जो डॉक्टर संजीव बालिया है, जातिगत इधर काफी विरोध हो रहा है, लेकिन वो विरोध धीरे धीरे कम भी हो रहा है। भले वो कहीं भी खेड़ा की पंचायत हो, जहाँ हजारों की संख्या में ठाकुर समाज की, राजपूत समाज के अन्य लोगों के आकर यहाँ पर बैठक की थी, पंचायत की थी, और एक गठबंधन पर्चा के अंदर उनको समर्थन भी किया था। तो वो दूसरी जो खाजूबोई क्षेत्र है, वहाँ उनके पंचायत बीजेपी प्रत्येक दिल्ली कल्याण के पक्ष में की थी कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। कहीं ना कहीं शायद चंदन चौहान वीडियो तो कहीं उनका भी विरोध ठाकुर समाज में, मेरठ में अरुण को भी लोग जो भगवान श्री राम के नाम से जाने आते, उनका भी मेरठ में कई जगह विरोध नजर आ रहा है। बागपत में मुगल के ही बड़े वरिष्ठ नेता है, अभी तक उनके बारे में विरोध नहीं है। सांसद हरजीत चौधरी भले कुराला से हो, दूसरी बार के सांसद है, इनका भी विरोध कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो देखने वाली बात है कि व्यक्तिगत जो विरोध हो रहा है, किस सर्वत लेकर बैठेगा वो तो आने वाला 19 अप्रैल का चुनाव है, वही बताएगा। और ठीक है पवन, आपके पास मैं आऊंगा। रामपुर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर सुरेश इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं रामपुर से। सुरेश, फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि प्रचार प्रसार अब तक बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, उस पर अंकुश लग चुका है, विराम लग चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से निगरानी हो रही है, और खासतौर से ऐसे सेंसिटिव जोन जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जहां पर निगरानी करना है? देखिए सचिन जी, मैं बता दूं आपको, रामपुर की जो इस समय चुनाव प्रचार है वो थम चुका है, क्योंकि अब जिस तरीके से जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सबको नजर आ रहा है। लगातार वो पहले से समझा चुके हैं कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो, या कोई भी किसी तरीके का जो इलेक्शन है उसमें कहीं भी कोई घटना को अंजाम ना दे। तो प्रशासन की बात है तो लगातार यहाँ पर फोर्स बुलाई गई है, लगभग 31 बटालियन बुलाई गई है, जो हर चप्पे पर मौजूद रहेंगी। और 19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, उसको देखते हुए प्रशासन बिल्कुल एकदम सख्त रवैये में नजर आ रहा है। और जो यहाँ के डीएम है, उन्होंने साफ लहजे में कह रखा है कि किसी भी तरीके की कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करे और शांति व्यवस्था को बनाए रखे। अगर इस तरीके से काम करते हैं तो उसका प्रशासन भी तैयार रहेगा। लेकिन अगर कोई भी अपने घटना को या कोशिश कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उसके लिए प्रशासन बहुत सख्त रवैया अपनाएगा। और जहां तक नेताओं की बात करें तो नेता जो हैं लगातार इस चीज को पहले से फॉलो करते चले आ रहे हैं। उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को खासतौर से समझा के रखें कि जिस दिन वोटिंग हो लोगों को प्रलोभन ना दें। और मतदाताओं को भी ये समझा दिया गया है कि किसी प्रलोभन ना आए और अपने निकट सभी वोटिंग करें। जी ठीक है सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और धर्मेंद्र चौहान भी हमारे साथ बने हुए थे। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पवन भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। नोएडा की वर्दा खान ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल किया 18वां स्थान। परिवार में दिखा खुशी का माहौल, बधाइयों का लगा तांता। यूपीएससी में उन्नाव का परचम ऋषेंद्र सिंह ने हासिल की 113वीं रैंक। आईएएस बनकर ऋषेंद्र सिंह ने परिवार और जनपद का मान बढ़ाया। चित्रकूट से 3 युवाओं ने यूपीएससी परीक्षा में मारी है बाजी। अच्छी रैंक लाकर परिजनों का नाम रोशन किया। फतेहपुर की शुभांशी और अभिषेक ने सिविल परीक्षा में हासिल किया है उच्चतम रैंक। परिजनों में खुशी के माहौल। यूपीएससी परीक्षा के पास होकर फरहीन जाहिद ने जिले का नाम रोशन कर दिया। 241वीं रैंक हासिल की। एसडीएम बनने के बाद की थी यूपीएससी की तैयारी। प्रतापगढ़ की रूपम सिंह ने आईएएस परीक्षा में हासिल किया है 725वीं रैंक। परीक्षा पास कर बनी है डिप्टी एसपी। परिजनों में खुशी का माहौल। फर्रुखाबाद में किसान के बेटे ने यूपीएससी में हासिल किया है 623वीं रैंक। परिजनों ने अंकित को सफलता की बधाई दी। तीसरे प्रयास में पास की है परीक्षा। बाराबंकी में क्षितेश पटेल ने किया है नाम रोशन। यूपीएससी परीक्षा में हासिल की है 835वीं रैंक। आईआईटी दिल्ली में पढ़कर यह तैयारी की। बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को बनाया है फिरोजाबाद से प्रत्याशी। बसपा से लड़ चुके हैं चुनाव। सहारनपुर में पूर्व मंत्री धर्म सिंह बीजेपी में शामिल। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने पटका पहनाकर स्वागत किया। फर्रुखाबाद में देवराहा बाबा के आश्रम पर आयोजित हुई है श्रीराम कथा। कथा में पहुंचे हैं दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास ने भारत को बताया एक हिंदू राष्ट्र। मुजफ्फरनगर में ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में ठाकुरों की पंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी के पक्ष में वोट करने का निर्णय लिया गया। पीलीभीत में 19 अप्रैल को 14 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। अलीगढ़ के 11 साल के कंप्यूटर बॉय आशीष ने बनाया है मेरा वोट ई पोर्टल। घर बैठे मतदान कर सकते हैं मतदाता। आशीष ने पीएम मोदी और इलेक्शन कमीशन इंडिया को मेल कर वेबसाइट को मार्केट में लाने की बात की। संत कबीर नगर में श्रमिक जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव-गांव जाकर करेंगे श्रमिकों के उनके अधिकार के प्रति जागरूक। प्रतापगढ़ में लेडी सिंगम की मुहिम जारी है। कस्बे और गलियों में चौपाल लगाकर महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। रायबरेली में गैस लीकेज से हुआ हादसा। चाय बनाते समय किशोरी झुलसी है। परिजनों ने गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज जारी है। रायबरेली के जिला अस्पताल में शराबी युवक ने मचाया उत्पात। एम्बुलेंस चालक और इमरजेंसी स्टाफ से किया अभद्रता। एम्बुलेंस पर पत्थर मारकर शीशा भी तोड़ दिया। सुल्तानपुर में घर का खाना खाने से एक ही परिवार के बच्चे की फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत की खबर है। अन्य बच्चे अस्पताल में भर्ती। आगरा में ससुराल जनों के खिलाफ पीड़िता ने दिया धरना प्रदर्शन। यौन शोषण के मामले में पुलिस ने दर्ज करवाया मुकदमा। संभल पुलिस ने 10 दिन पहले हुई लोहे की दुकान में चोरी का खुलासा कर दिया। लोहे की सरिया समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी के वाहन समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। देवरिया में देखी है पुलिस और माफियाओं की मिलीभगत। रिटायर फौजी के मकान पर बिना आदेश के कराया गया जबरन कब्जा। सीसीटीवी में कैद हुई है कब्जे की पूरी बात। महोबा में गोदाम में रखा सरकारी गेहूं चोरी। अनाज की 125 बोरी पर चोरों ने हाथ साफ किया। गोदाम में रखा था किसानों से खरीदा हुआ अनाज। हाथरस पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब बरामद। फतेहपुर पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद। लखनऊ पुलिस ने ठगी करने वाले सोना कारीगरों को किया है गिरफ्तार। कब्जे से सोना और हजारों की नकदी बरामद। सर्राफा व्यवसायियों से ज्वेलरी बनाने के नाम पर सोना लेकर फरार हुआ था कारीगर। लखीमपुर खीरी में एसएसबी जवान की गोली लगने से मौत का मामला। पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गोंडा के थरथरी इलाके में 25 घरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर राख। मौके पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां।
आग को कंट्रोल किया गया। प्रयागराज के मनहाजपरू इलाके में महिला और पुरुष कांस्टेबल का मिला शव। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर को लगी है गोली। इलाज के दौरान मौत। बदमाशों ने गनर पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। कानपुर में युवक ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या कर दी है। मौके से फरार हुआ हत्यारा। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में युवती ने दादा की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी है। संपत्ति विवाद को लेकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। इटावा में तेज रफ्तार ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फतेहपुर में बेकाबू कार अनियंत्रित होकर तांगे से जा टकराई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी है टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मैनपुरी में हत्या की घटना का खुलासा सफल अनावरण किया गया। घटना में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। अभियुक्त प्रयुक्त उपकरण और मोटरसाइकिल भी उनसे बरामद की गई। पीलीभीत में एक दुकान में लगी है भीषण आग। करोड़ों का सामान जलकर राख। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई है। 10 बीघा फसल जलकर पूरी तरह से राख। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। बदायूं में गेहूं के खेत में लगी है भीषण आग। लगभग 25 बीघा की फसल जलकर पूरी तरह से राख। पीड़ित किसान ने अधिकारियों से किया मुआवजे की मांग। आगरा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई है गेहूं की फसल। ग्रामीण किसानों में मचा हड़कंप। 5 बीघा फसल जलकर पूरी तरह से राख। अमेठी में अज्ञात कारणों से खेत आया आग की चपेट में। कई बीघा फसल जलकर राख। पुलिस ने आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लगी। किसानों ने नलकूप चलाकर आग को कंट्रोल किया। फतेहपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में लगी आग। किसानों की करीब 25 बीघा की फसल जलकर राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। बहराइच में गेहूं की फसल में भीषण आग लगने का मामला। आग लगने के कारण सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। खेत में लगी गेहूं में आग को बुझाने की कोशिश में किसान भी झुलस गया। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।